नमस्कार दोस्तों, वक्फ बोर्ड। The big story that you should be expecting in the next 24 hours is about the Waqf Act. आप में से आज भी बहुत सारे लोगों को वक्फ बोर्ड के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होगा, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की पावर भारत में क्या है। आपको एक किसने पावर दी है कि आप मेरी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं? क्या मुझे इस देश के कानून ने पावर दी है कि मैं किसी भी संपत्ति को मंदिर की संपत्ति या मठ की संपत्ति घोषित कर सकता हूँ? ये जब चाहे आपके लैंड को अपने नाम पे कर सकती है और आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद भी पावर देने के बाद भी उस आदमी को बताया भी नहीं जाएगा, जहाँ जिसने रजिस्ट्रेशन कराया उसको वहाँ बताया जाएगा। आज भारत में डिफेंस और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी लैंड ओनर है वक्फ बोर्ड। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। अब भारत में जितना ज्यादा इनकी पावर के बारे में जानेंगे, आपको उतना ज्यादा लगेगा कि भैया ये क्या है, इसके बारे में मैं आज तक क्यों नहीं जानता था। सरकार बहुत से कदम उजलतबाजी में, जल्दबाजी में उठाती है। तो ये ज़मीनें जो है सरकार से नहीं ली है, कम्युनिटी ने सरकार से लिया, सरकार ज़मीन पे कब्जा किया और या किसी की प्राइवेट ज़मीन पे कब्जा किया और वहाँ कुछ प्रॉपर्टी बना लिया, ऐसा नहीं होता है। देखिए, अभी हाल ही में न्यूज मीडिया में बहुत ही तेजी से बात चलने लग रही है कि इस वक्फ बोर्ड में बहुत ही बड़े चेंजेस करने वाली है भारत की गवर्नमेंट। नहीं, मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि इसमें बेसिकली किसी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड एक्चुअली में है क्या और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इसकी शुरुआत भारत में 1954 से हुई थी, जो कि सच नहीं है। एक्चुअली में वक्फ बोर्ड को भारत में स्टैब्लिश 1923 में किया गया था। जी हाँ, ब्रिटिश राज के दौरान ही भारत में वक्फ बोर्ड को स्टैब्लिश कर दिया गया था। उस समय वक्फ बोर्ड ये क्या करता था भारत में कि जो सिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं, उनके बीच में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसे सॉल्व करता था। अब आप वक्फ बोर्ड के बारे में आगे जानने से पहले वक्फ का मतलब समझ लीजिए। वक्फ का मतलब ये होता है कि एक इस्लाम फॉलो करने वाला आदमी अपने मन मर्जी से अपनी जो जमीन जायदाद है उसे सीधा अल्लाह के नाम कर देगा और इसी जमीन को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दी जाती है वक्फ बोर्ड को। अब शुरुआत से ही भारत में ये वक्फ बोर्ड एक ट्रस्ट की तरह काम किया करता था। जितना भी ये जमीन ग्रैब करता था, उससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था, उससे भारत में ये अलग अलग चीज को डेवलप किया करता था। लेकिन फिर भारत में आगे जाकर 1947 का समय आता है, जब भारत आजाद हो जाता है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान में डिवीजन होता है और 1954 का समय आ जाता है। ये वही समय था जब आजाद भारत में पहली बार जवाहरलाल नेहरू की सरकार के अंतर्गत वक्फ बोर्ड एक्ट को पास किया गया था। इस एक्ट के वजह से अब आजाद भारत में वक्फ बोर्ड को लीगलाइज कर दिया गया था और जितनी भी प्रॉपर्टी पहले वक्फ बोर्ड के पास थी उसे फिर से सौंप दी गई थी उनके ऊपर। इनका शुरुआती काम तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। जो भी इन्हें प्रॉपर्टी दे, उस प्रॉपर्टी की अच्छी से ये देखभाल करेंगे और गरीब लोगों की ये सेवा करेंगे, जिसका तुरंत ही ये ऑपोजिट करने लगते हैं, क्योंकि आगे आने वाली सरकार इन्हें बहुत ही ज्यादा पावर देने लगती है। बात है 1984 की, जब राजीव गांधी की सरकार रहती है भारत में, वो इस वक्फ बोर्ड को बहुत ही ज्यादा पावर दे देती है। भारत के पार्टीशन के बाद ये हुआ था कि जो पाकिस्तान में हिंदू रहते थे वो भारत वापस आ रहे थे और जो भारत में मुस्लिम्स रहते थे वो पाकिस्तान की ओर जा रहे थे। अब जो पाकिस्तान की ओर मुस्लिम्स जा रहे थे, उनकी संपत्ति, उनकी जायदाद, उनका जमीन जो भारत में था, उसे कौन कंट्रोल करेगा? आज तक की सरकार इसके बारे में इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पाई थी, लेकिन राजीव गांधी इसको तुरंत ही फिगर आउट कर लेते हैं और वो जितनी भी जमीन होती है जो हिंदुस्तान में रहने वाले मुस्लिम्स पाकिस्तान की ओर गए रहते हैं, वो सारी संपत्ति ये वक्फ बोर्ड के हाथ में कर देती है। अब देखिए, ये भारत है सरकार और यहाँ पे दिल मांगे मोर। तो यहाँ पे आगे जाते जाते जब यहाँ पे नई नई गवर्नमेंट आती है, वो वक्फ बोर्ड को अपीस करने के लिए नए नए पावर्स उनको देती है। 1995 में एक बार फिर से इसमें अमेंडमेंट किया जाता है जो वक्फ बोर्ड एक्ट है उसमें, और 2013 में एक बार फिर से इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। इन दोनों अमेंडमेंट्स की वजह से भारत में वक्फ बोर्ड एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी बन जाता है। इनके पास इतना ज्यादा पावर आ जाता है कि ये धीरे धीरे बहुत सारा लैंड अपने अंदर एक्वायर करने लगते हैं। आप समझ के देखिए इस बात को, रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा लैंड अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास ही है। आज के दिन करीबन 8 लाख एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के अंदर आता है, जिसकी कीमत अरबों खरबों में है। जब 1995 में वक्फ बोर्ड एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था तो इनको एक बहुत ही यूनिक पावर दे दी गई थी, जिसके सेक्शन 85 के अंडर यह बताया गया था कि वक्फ बोर्ड जब चाहे और जहां चाहे जो भी संपत्ति को अपने नाम पे कर सकता है, चाहे वो आज की संपत्ति हो या 200 साल पहले की संपत्ति हो। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि ये
संपत्ति हमारी है तो वो संपत्ति वो अपने नाम कर सकता है। 2013 में एक बार फिर से अमेंडमेंट होता है और इस अमेंडमेंट की वजह से अब अगर आपकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड अपने नाम करता है तो वो आपको बिना बताए अपने नाम कर सकता है। जी हाँ, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप सालों सालों तक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में रहेंगे, यानी कि जमीन में रहेंगे। आपका घर भले ही वहां पे रहे, रजिस्ट्री जहां की भी हो, आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में रहेंगे और जब आप अपना जमीन बेचने जाएंगे तो आपको वहां पे वक्फ बोर्ड की एनओसी लगेगी और जब आप एनओसी लेने जाएंगे तो आपको वक्फ बोर्ड बता देगा कि भैया ये तो हमारी जमीन है। अब आप मेरे को बोलेंगे कि भारत में ये तो अक्सर होता है, एक दूसरे की जमीन पे लोग कब्जा कर लेते हैं, सिविल कोर्ट चले जाएंगे हम, वहां पे हम फैसला करवा लेंगे जज साहब से कि भैया हमको हमारी जमीन वापस दीजिए, ये हमारी जमीन थी, हम माय लॉर्ड जी को सारा कागज दिखा देंगे। लेकिन भैया इतना आसान नहीं है। वक्फ बोर्ड के जितने भी केसेस हैं उनको एक स्पेशल वक्फ बोर्ड की ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है और वहां से केस डिसाइड होता है कि भैया किसकी प्रॉपर्टी है, ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है या आपकी प्रॉपर्टी है। इसी स्पेशल ट्रिब्यूनल में आपको अपना केस फाइल करना पड़ेगा कि भैया आप लोगों ने मेरी प्रॉपर्टी ले ली है, अब आप लोग डिसाइड करिए कि वो प्रॉपर्टी आपकी है या मेरी है। आप सुन के देख रहे हैं ये कितना वियर्ड साउंड कर रहा है, लेकिन ये आज के भारत की असलियत है। भारत में आज के दिन करीबन 60,000 से भी ज्यादा केसेस चल रहे हैं वक्फ बोर्ड के खिलाफ कि उन्होंने इलीगल एनक्रोचमेंट की है, यानी कि उनका जब भी मन चाहता था वो किसी भी लैंड को एनक्रोच कर लेते थे, अपने अंडर ले लेते थे और उसके बाद वहां पे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था उसे अपने अंडर लेने लगते थे। अब इनका काम क्या था, जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो उससे जो भी मकबरे हैं, जो भी मस्जिद है, जितने भी कब्रिस्तान है, जितने भी मकबरे हैं, उनका अच्छे से देखभाल करना। लेकिन ये एक्चुअली में एक लैंड माफिया की तरह भारत में काम करने लगती है। आप समझ के देखिए, ये बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी भी वक्फ बोर्ड अपने अंदर कर चुकी है, जिसकी वजह से कई मुस्लिम भारत में आज के दिन परेशान हैं। और अगर आपको लग रहा है कि बस इतनी सी ही बात है, इतनी सी ही बात करनी थी तो आप वीडियो क्यों बनाए, तो अभी वीडियो की तो बस शुरुआत हुई है। आगे आगे आप देखिए कि पावर क्या क्या है वक्फ बोर्ड के पास। अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी पावर है कि भैया वो आपको बताएगी नहीं और आपकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेगी, चाहे वो जिसकी भी हो। वो एक दिन उठेगी और बोलेगी भैया ये मेरी प्रॉपर्टी है और वो आपके अंडर चले जाएगी। ऐसा ही कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ हुआ था 2023 में, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो पूरी प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, वो बोलती है वक्फ बोर्ड की अब हमारी हो गई है। तो वक्फ बोर्ड इससे परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट चले जाता है और सुप्रीम कोर्ट में वो गुहार लगानी पड़ती है उनकी कि भैया ये देखो ये हमारे साथ क्या हो रहा है। यानी कि हाई कोर्ट के पास भी ये पावर नहीं है कि वो वक्फ बोर्ड का जो डिसीजन है उसे ओपोज कर सके। अब आप समझने की कोशिश करिएगा, ये वक्फ बोर्ड में बहुत सारे लोग काम करते हैं, जहां जहां पे भी जमीन देखने जाना होता है, यानी कि एक सर्वे करने जाना होता है कि ये सारी जमीन हमारी है, वहां पे लोग कोई ना कोई तो काम करेगा ही। इससे भारत के लीगल सिस्टम में पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है इन सारे लोगों को। अब पब्लिक सर्वेंट का दर्जा मिलना किसी के लिए भी एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको एक बेसिकली स्पेशल स्टेटस दे दिया जाता है। अभी अगर आपके ऊपर कोई भी गलती से हाथ उठा देगा तो आपको सीधा सीधा जेल हो जाएगा। और वहीं अगर आप किसी और धर्म के पुजारी या संतों की अगर बात करेंगे तो उनको पब्लिक सर्वेंट नहीं बोला जाता है, वो सीधा भगवान के लिए काम करते हैं। लेकिन पब्लिक सर्वेंट का दर्जा उन्हें लीगली नहीं दिया गया है, इसलिए ये जहां भी चाहे जब चाहे ये लड़ सकते हैं किसी से और कोई इनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाएगा। कौन कौन सी संपत्ति वक्फ बोर्ड के अंडर आती है, जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आप लिटरली अंदर से डर जाएंगे। क्या आपने कभी ताजमहल का नाम सुना है? क्या लगता है आपको ताजमहल किसके अंडर आता होगा? भारत की गवर्नमेंट के अंडर आता होगा? जी नहीं, ये वक्फ बोर्ड के अंडर आता है, क्योंकि 2003 में वक्फ बोर्ड ने इसके ऊपर केस कर दिया था और बता दिया था कि भैया ये पूरी ताजमहल ये जो है, क्योंकि एक मकबरा है, ये हमारा है। तो उसके बाद जो ASI है, जिसके अंडर एक्चुअली में ताजमहल आया करता था, 20 करोड़ का करीबन रेवेन्यू जनरेट किया करता था, वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाती है कि भैया ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये तो कल तक हमारा हुआ करता था, ये वक्फ बोर्ड कहां से आ गया, ये हमारा हो गया बोल दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज तक इसके ऊपर केस चल रहा है और एक्चुअली में ताजमहल वक्फ बोर्ड का ही है और किसी भी एजेंसी का नहीं है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला नहीं सुनाएगा तब तक ये वक्फ बोर्ड का ही रहेगा। ऐसा ही कुछ हुआ था तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में, जिस गांव का करीबन 480 एकड़ एरिया वक्फ बोर्ड एक दिन उठा और बोला कि भैया ये सारी जमीन हमारी है, और उस गांव के सारे लोग क्रेजी हो गए थे लिटरली। आप सोच के देखिए, उस गांव में कई सारे मंदिर भी थे जो सारे के सारे वक्फ बोर्ड के अंडर चले गए थे। ज्ञान व्यापी मस्जिद हो, बाबरी मस्जिद हो, या फिर कृष्ण जन्मभूमि का जितना भी केस चल रहा है, वो सारे के सारे वक्फ बोर्ड लड़ रही है। वक्फ बोर्ड के सारे जमीन है वो सारे। वक्फ बोर्ड के बारे में मैक्सिमम लोगों ने तब सुना था जब राम मंदिर का
केस लोग फॉलो किया कर रहे थे, क्योंकि वक्फ बोर्ड इसके खिलाफ लड़ रही थी। आपको ये भी जानने की जरूरत है कि सारे मुस्लिम्स इसमें जो रहते हैं वो एक्चुअली में जितने भी मंदिर को कब्जा किए थे पहले, शाहजहां और उनसे पहले जितने लोग भी आए थे, उन्होंने जितना मंदिर गिराया था, वहां पे मस्जिद बना दिया था, वो एक्चुअली इसके फेवर में है कि इन्हें हिंदुओं को वापस कर देना चाहिए। अगर हम लोग राम मंदिर के केस की बात करते हैं तो बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे जो वक्फ बोर्ड के पैनल के थे वो बोल रहे थे कि ये जो हिंदू को दे देना चाहिए बाबरी मस्जिद हमें, और कोर्ट के बाहर ही हमें इसे डिसाइड कर लेना चाहिए। लेकिन उस समय कई सारे लोग जो वक्फ बोर्ड में थे वो इसके लिए मंजूरी नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से इस केस को बहुत सालों तक भारत में चलना पड़ा था। अब 2013 की गवर्नमेंट ने ही इस वक्फ बोर्ड को इतना ज्यादा पावर दे दिया है कि भारत में ये एक लैंड माफिया के जैसा काम करने लग रहा है। इसकी पावर को कम करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की जो मैक्सिमम जमीन है वो आज के दिन वक्फ बोर्ड के अंडर आती है। दिल्ली में कई से ऐसे मदरसे हैं, कई से ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं जो कि इलीगली कंस्ट्रक्टेड हैं, जिसको डिमोलिश करने का कब का सरकार वहां की हाई कोर्ट ऑर्डर दे चुकी है, लेकिन उन्हें डिमोलिश कर ही नहीं सकती क्योंकि वक्फ बोर्ड से जाके पहले परमिशन लेने पड़ेगी। और ये वक्फ बोर्ड से परमिशन देगा कौन? वक्फ बोर्ड का ट्रिब्यूनल ही देगा। और भैया आप किसी का घर जाके बोलोगे कि हम आपका घर तोड़ लें क्या, तो क्या बोलेंगे वो? कुल मिला के इस हफ्ते भारत के पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल पेश होने वाला है जो कि इस वक्फ बोर्ड की पावर को बहुत ही ज्यादा कम कर देगा, जिसकी जरूरत भारत में आज है। इनफैक्ट एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी जरूरत भारत में है, जो कि बहुत ही मुश्किल है क्योंकि भारत में बहुत सारे रिलीजन है, बहुत सारी माइनॉरिटीज हैं, सबके बारे में एक लॉ बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन कभी ना कभी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में होना ही चाहिए। कई सारे स्टेट्स हमें दिखा भी रहे हैं ये प्रूव करके कि हम ये ला सकते हैं, लेकिन सेंटर अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला पाई है। इसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। देखिए आप क्या सोचते हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।